हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 19 दिसंबर और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ पाणिनि के अष्टाध्यायी को लेकर है। आपको पता है कि संस्कृत हमारी ओल्डेस्ट लैंग्वेज हम मानते हैं, ठीक है? उसी संस्कृत लैंग्वेज की जो बुक है, व्याकरण की जो ग्रामर की जो बुक है, उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। ये अष्टाध्यायी की जो बुक थी, वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो पीएचडी थीसिस कर रहे हैं हमारे देश के ऋषि राज पोपट, उन्होंने अपनी थीसिस में एक ऐसा पजल सॉल्व किया है जो कई वर्षों तक कोई भी स्कॉलर थे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें, पाणिनि ने इसे 4th सेंचुरी बेसिस में इसे लिखा था, बट इसमें ग्रामर प्रॉब्लम थी, जो कई सालों तक जो स्कॉलर थे उनको पजल करती आ रही थी कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि इस बुक में कई सारे एक्सेप्शन बनते गए। तो इस बुक का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि ये एक टाइप की मशीन लैंग्वेज बन सकती थी या एक टाइप की एक ऐसी मशीन बन सकती थी जिससे आप संस्कृत के किसी भी वर्ड को डिराइव कर सकते थे। बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि एक्सेप्शन बनते जा रहे थे और इस पजल का सॉल्व होना बहुत जरूरी था। ये एक ऐसा लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड बना रहा था जिसके तहत जो संस्कृत के जो वर्ड्स थे वो बोले और उसमें जो डिराइव होते सेंटेंस वो डिराइव होने थे। जब तक ये पजल सॉल्व नहीं होते तब तक ये जो एक्सेप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो चलते आ रही थी। अब चूंकि ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि संस्कृत अब एक ऐसी लैंग्वेज बन सकती है जो आप मशीन में फीड कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम संस्कृत का यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में हम संस्कृत का यूज कर सकते हैं। तो ये कई तरीके के अब जो पोटेंशियल है संस्कृत लैंग्वेज का वो हम रियलाइज कर सकते हैं। तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। प्रॉब्लम थी मेटा रूल की। दरअसल पाणिनि ने संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामर के लिए एक 4000 रूल्स बनाए थे। इस 4000 रूल्स में प्रॉब्लम ये थी कि कुछ वर्ड्स में ये एक साथ दो रूल अप्लाई हो रहे थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी के बाद जितनी भी कमेंट्री की बुक लिखी गई थी, उस बुक के अष्टाध्यायी के ऊपर वो सब ने इसको गलत इंटरप्रेट किया, इस मेटा रूल को। इस मेटा रूल में ये लिखा था कि जब दो रूल्स एक साथ अप्लाई होंगे तो जो रूल बाद में अप्लाई हो रहा है, मतलब जो क्रोनोलॉजी में बाद में अप्लाई हो रहा है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और एक्सेप्शन की प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्योंकि उसके बाद जितने भी स्कॉलर थे जिन्होंने अष्टाध्याय को फॉलो किया, वो सब एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्रिएट करते रहे। बट ऋषि राज पोपट ने अपने थीसिस में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि इस मेटा रूल को पाणिनि के गलत इंटरप्रेटेड किया गया। जब दो रूल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं किसी वर्ड पर, तो उनका मतलब ये नहीं था कि क्रोनोलॉजी के अनुसार जो लास्ट में जो अप्लाई हो रहा है, जो सेकंड में जो अप्लाई हो रहा है उसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, बल्कि किसी वर्ड में दो रूल अप्लाई हो रहे हैं तो जो राइट साइड का जो वर्ड होगा उस पे जो रूल अप्लाई हो रहा है उससे प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पाणिनि के जो 4000 रूल्स हैं उसमें कोई भी एक्सेप्शन निकल के नहीं आएगा। तो इससे एक लैंग्वेज मशीन बनाई जा सकती है जो आने वाले हम समय में कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। संस्कृत के लैंग्वेज का एल्गोरिथम बना के हम कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं। जैसे हम अभी आज कोई अंग्रेजी का वर्ड टाइप करते हैं, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो एआई उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। तो अब हम संस्कृत के अगर इन रूल्स का फीड कर दें एआई के थ्रू कंप्यूटर में, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ वर्ड भी गलत लिखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा। उसके बाद हम कोई सेंटेंस लिखेंगे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको रूल्स पता है। तो अब चूंकि न्यूज में इसलिए आने की संभावना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी क्या है, इस बुक में क्या मेंशन किया गया है और प्रॉब्लम क्या थी, इसे कैसे सॉल्व किया गया, तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लेकर है। दरअसल ये जो इनिशिएटिव है ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए है। दरअसल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया अपना बहुत ज्यादा योगदान देता है। जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पर्सनल कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है इथियोपिया से। जो 23% जो पर्सनल है वो इथियोपिया से है, 21% इंडिया से है, 20% पाकिस्तान से, 19% बांग्लादेश से और रवांडा से 17%। और प्रॉब्लम ये है जितने भी यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स हैं किसी भी कंट्री में, जैसे सूडान में है, कई जगह यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, वहां पर उन पर्सनल के अगेंस्ट भी क्राइम होते हैं। कभी उनको किल कर दिया जाता है, कभी उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। तो वो जो क्राइम है अगेंस्ट यूएस पीस कीपिंग फोर्स, तो उसमें इंडिया के 170 पीस कीपर फोर्स ने अपनी जान दे दी है और ये लार्जेस्ट है किसी भी कंट्री के लिए। तो जो क्राइम हो रहा है पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट उसे रोकने के लिए और जो क्राइम हो चुका है उसको जस्टिस लाने के लिए ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव लिया गया है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो इंडिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट, मोरक्को और नेपाल, ये इसको को चेयर करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, ताकि जितने भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट किया जा सके कि भाई अगर जिसने भी क्राइम किया है आपको उसको पनिशमेंट देनी होगी। इसके लिए इंडिया एक डेटाबेस भी लॉन्च करेगा जो जितने भी पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट जितने भी क्राइम हुए हैं उन सबको रिकॉर्ड करेगा ये। तो ये जो पीस कीपिंग फोर्स है यूनाइटेड नेशन की, ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन। ये यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से पीस कीपिंग फोर्स भेजती है।
ताकि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश कर सकें। अब ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ये एक तरीके का पॉलिटिकल विल रिप्रेजेंट करेगा। इसमें उन कंट्रीज को बोला जाएगा कि आप डायरेक्ट कीजिए, कि आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी क्राइम ना हो पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, उन्हें पनिशमेंट देनी होगी। और ये जो पॉलिटिकल विल है, ये एक रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने की है। वो कौन सा रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2589। आपको ये रिजोल्यूशन नंबर याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी कभी ये पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी रिजोल्यूशन है 2589 वो किससे रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए है, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है तो उसे रेक्टिफाई करना, उसे जस्टिस प्रोवाइड करना। और ये लास्ट ईयर अडॉप्ट किया गया था जब इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी थी काउंसिल की। तो इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव के अंदर ये डायरेक्शन दिया जाएगा पर्टिकुलर कंट्री को जहां पे पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन में है, नेसेसरी मेजर्स लेने होंगे। और ये जो यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन था, इसे 80 मेंबर्स कंट्री ने सपोर्ट किया था। तो ये रिजोल्यूशन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, और या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अग्नि 5 मिसाइल को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, उसने अग्नि 5 का एक और टेस्ट किया है, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। ये टेस्ट कहाँ से हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से हुआ था, जो कि उड़ीसा के कोस्ट में है। अगर हम बेसिक फैक्ट तो देखें तो अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे किसने डेवलप किया है? इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किस प्रोग्राम के तहत? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन सी मिसाइलें आती है? एक तो पृथ्वी, जो कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। उसके बाद में आकाश, जो कि मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद में नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल, शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अग्नि, जो कि इंटरमीडिएट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो ये 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल इंजन लगा हुआ है इसमें। ये एक फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है। इसमें एक बार आप टारगेट सेट कर दोगे तो ये अपने आप ही जो टारगेट है उसको हिट कर देगी, और एक बार लॉन्च होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। अभी जो इसकी रेंज है ये 5000 से 5500 किलोमीटर है। पर जो टेस्ट हुआ है उसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि इसकी जो रेंज है वो 7000 किलोमीटर तक हो सकती है। कैसे? अगर अग्नि 5 मिसाइल में जो स्टील की जो बॉडी लगी, उसकी जगह अगर हम कंपोजिट मटेरियल यूज करें तो ये 5500 किलोमीटर की रेंज है वो 7000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अब इस टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये हमारी न्यूक्लियर ट्रायल कैपेसिटी को बताता है कि हम समुद्र से भी, आकाश से भी और जमीन से भी ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक न्यूक्लियर डिटरेंस का काम करता है कि कोई भी कंट्री भारत पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगी कि अटैक करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम सेकेंड लाइन अटैक को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की है, कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं करेंगे, पर अगर हम पे किसी ने किया तो हम फुल फ्लेज लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। अगर हम रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, निर्भय की 1000 किलोमीटर, प्रहार की 150 किलोमीटर, पृथ्वी की 250 किलोमीटर, अग्नि 1 की 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की 200 किलोमीटर, अग्नि 3 की 300 किलोमीटर, अग्नि 4 की 3500 किलोमीटर, अग्नि 5 की 5000 प्लस किलोमीटर। और K-15 और K-4 ये न्यूक्लियर से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं। तो जो K-15 है उसकी रेंज है 700 किलोमीटर, और जो K-4 है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। अब ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है जिसने टेस्ट कैरी आउट किया है? ये तीनों सेनाओं को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, एक कमांड डेवलप किया गया है, जो कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जितने भी हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उन सबको एडमिनिस्टर करता है, मैनेज करता है। और ये किसके अंडर मैनेज करता है? ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर ही मैनेज करता है। क्योंकि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सोल बॉडी है जो ये आदेश देती है कि अब आपको मिसाइल लॉन्च करनी है। तो इसके भी 2 पार्ट है, एक पॉलिटिकल काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो जो पॉलिटिकल काउंसिल है उसको कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो यही पॉलिटिकल काउंसिल होती है, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हेड करती है। उसके बाद अगर कुछ डायरेक्शन देती है तो उससे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। और जो मिसाइलें हैं, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, उसको एडमिनिस्टर और मैनेज कौन करता है? ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज डॉक्सिंग को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल हमें डॉक्सिंग का मतलब जानना है। डॉक्सिंग का मतलब ये है कि मान लो अगर आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या कंपनी की कोई डिटेल्स आप सर्च करते हो, आप निकाल लेते हो डिटेल्स, और उसको आप पब्लिकली डिस्प्ले कर देते हो कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो लाइव लोकेशन ये है, या फिर किसी की इंटीमेट इंफॉर्मेशन जो है वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर देते हो, तो ये डॉक्सिंग कहलाती है। तो इसमें ये समझा जाता है कि आपका जो इंटेंट है वो हेरास करने का है। अभी न्यूज में इसलिए, जैसा ट्विटर जो ओनर एलन मस्क, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट के अकाउंट सस्पेंड कर दिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो जो जर्नलिस्ट हैं
वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइव लोकेशन को शेयर कर रहे थे ट्विटर पे। तो इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सिक्योरिटी और सेफ्टी पे खतरा आ सकता है। तो ये ट्विटर की एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसीलिए उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो डॉक्सिंग का मतलब ये है कि रिवीलिंग समवन्स इंटीमेट इंफॉर्मेशन विद हैरासमेंट इज एन इंटेंट, कि आपका हैरासमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था जिसके तहत आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइव लोकेशन शेयर कर दी या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ इंटीमेट इंफॉर्मेशन है वो आपने शेयर कर दी। ये अधिकतर सेलिब्रिटी के केस में ज़्यादा देखा जाता है कि कोई किसी से मिलने जा रहा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने लीक कर दी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, या फिर उसकी लाइव लोकेशन आपने बता दी। तो वो उसकी निजी बातें हैं जो हम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते। वो लाइव लोकेशन भी शेयर करना अच्छा नहीं, क्योंकि उससे उसकी जान को या उसकी सेफ्टी पे खतरा आ सकता है। तो यही ट्विटर के एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी में आता है कि आप ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते विदाउट उसके परमिशन के। किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के परमिशन के बिना उसकी इंटीमेट इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। तो एक बार अगर आपने शेयर करा तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, और लगातार आपने शेयर किया तो आपका फिर जो अकाउंट है परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। हमें ट्विटर की पॉलिसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बट हमें डॉक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए कि डॉक्सिंग होता क्या है? जो भी टर्म न्यूज़ में रहता है यूपीएससी कभी-कभी उससे पूछ लेती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी? दैट वाज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली, मतलब 2016 में न्यूज़ में था कि आईएनएस अस्त्रधारिणी का द बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि उस वक़्त की न्यूज़ में था कि जो आईएनएस अस्त्रधारिणी है, वो एक टॉर्पेडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है। जितने भी माइन्स है, वेपन सिस्टम है जो हम फायर करते हैं तो उसको रिकवर करना, या फिर सैटेलाइट अगर आप ओशन में गिर गया है तो वो रिकवर करता है। और टॉर्पेडो एक बॉम्ब होता है जो कि अंडर वाटर फायर किया जाता है। तो आईएनएस अस्त्रधारिणी टॉर्पेडो लॉन्च और एक रिकवरी वेसल था, जिसे 2015 में नेवी में इंडक्ट कर दिया गया था। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।